जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस की यह बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। कह रहा है कि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए, धारिता पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा, Q बराबर C इंटू वी, या इसी को कहते हैं V बराबर Q बाई सी, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं C बराबर Q बाई वी। तो देखिए, ये V भी निकल सकता है, C भी निकल सकता है और Q भी निकल सकता है। तो यहाँ 3 फॉर्मूला आप देख रहे हैं। देखिए, अब सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ, सोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ। तो दिया है 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, 10 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। फिर कह रहा है 1 कूलम स्टोर करता है, तो Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ 1 कूलम, और धारिता पूछ रहा है, तो धारिता यानी फैरेड, धारिता T बराबर हो गया Q बाई भी। Q का मान कितना दिया हुआ 1 कूलम, और V का मान 10 वोल्ट, भाग दे दीजिए 0.1 फैरेड। देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0.1 फैरेड। तो उत्तर हो गया आपका सी। यहाँ पे Q बराबर C इंटू भी बराबर Q बाई सी, और C बराबर Q बाई भी। इनमें से कोई भी एक राशि को अननोन करके एक को 2 का मान देकर एक का अननोन करके सवाल पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला याद रखिए। देखिए, ये प्रश्न RRB जेई में 2014 में पूछा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, तो ये सवाल कह रहा है कि अगर 2 कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, और एक ही डायरेक्शन में ये करंट इधर ही फ्लो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी करंट इधर ही फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच, जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, तो अट्रैक्शन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल। इसे कहते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक, तो एक ही डायरेक्शन में जाने पर आकर्षण बल लगता है दोनों के बीच में, और जब यही कंडक्टर एक करंट इधर की ओर ले जा रहा है और दूसरा इधर की तरफ ले जा रहा है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो सवाल कह रहा है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और चालकों में प्रतिध्वनि होगी, नहीं, आंसर गलत, ऑप्शन गलत है। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं? जब इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। एक अगर इधर से चल रहा है और दूसरा अगर इधर से चले, अपोजिट हो, तब ये कंडीशन आएगी, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक, देखिए यहाँ फिगर में भी स्पष्ट दिखाया गया है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, देखिए इसमें भी करंट आई डायरेक्शन में ही है और इसमें भी करंट दूसरे वाले में भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स। और जब अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक इधर है, तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है। चलिए देखिए, ये प्रश्न ILP 2018 में पूछा गया था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, कार्य कार्य पूछ रहा है, यानी वर्क, वर्क, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य का मात्रक जूल। देखिए, अगर आपको कार्य का केवल जूल, कार्य का अगर मात्रक पता होता तो आसानी से इसमें आंसर लग गया होता, क्योंकि देखिए ये एम्पियर है, ये करंट कूलम है, ये वोल्ट है, जूल यहाँ।
जूल दिया हुआ है 50, यानी कार्य का मात्रक तो जूल होता है, कार्य का मात्रक वर्क। तो यहाँ पे आराम से आप बता सकते हैं कि केवल मात्रक देख के ही आप सवाल को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मात्रक देख के ही सवाल को बता सकते थे, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है। तो कार्य W बराबर पूछ रहा है। तो देखिए तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में दिया है V 10 वोल्ट, ठीक। दूसरा दिया हुआ है Q 5 कूलाम, और पूछ रहा है कार्य W, ठीक। तो आपको मालूम है कि V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। V जहाँ पे वोल्टेज होता है, या इसी को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर, और W वहाँ पे वर्क है या कार्य, ठीक। और Q जो है वो आवेश है, आवेश यानी चार्ज, जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए 5 कूलाम चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले से भी V बराबर W/Q, आप इसी को लिख सकते हैं W बराबर V इंटू Q। आगे देखते हैं, V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q का मान दिया हुआ है 5, तो हो गया आपका 50। वर्क है तो जूल, तो देखिए कार्य की इकाई जूल होती है। अगर केवल आपको मात्रक भी पता होता तो भी ये सवाल बन जाता। आपका आंसर हो गया क्या? सी, आंसर हो गया सी। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। देखिए सिंपल सा, V बराबर W/Q, W बराबर V इंटू Q। V दिया हुआ है 11 वोल्ट, Q दिया हुआ है 3, 11 त्या 33, कार्य पूछ रहा है तो जूल हो गया, 33 जूल। देखिए LP में पूछा गया प्रश्न है, आपका आंसर हो गया डी। देखिए पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, तो यहाँ कह रहा है कि नहीं होता, तो यही गलत बात है। यही हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सही बात, पदार्थ कणों से मिलकर ही बने होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। ठोस के कण अलग अलग होते हैं, ठोस के कण करीब करीब होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर, गैस के कण और भी दूर दूर। तो पदार्थों के कणों के अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच अलग अलग अंतर होता है। देखिए ये तीनों बात सही है, ये और ये और ये, और इसमें ऑप्शन ए ही गलत है। तो सवाल में पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए RRB JEE 2019 में पूछा गया है सवाल है, सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन, पदार्थों से संबंधित सारे कथन है और इसमें से गलत कथन चुनना है। देखिए कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं नहीं, यही बात गलत लग रही है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही बात है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। ठोस में थोड़ा कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसों में बहुत दूर दूर रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे ये तीनों बातें सही हैं, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, परंतु ये सवाल में पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये बात गलत है, इसीलिए यहाँ पे आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पदार्थ के कणों से संबंधित कुछ विशेषताएं। देखिए सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सही बात है, अभी हमने बताया सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं।
सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, एकदम गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति में तेजी आती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ 6 पॉइंट हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, इन्हीं को ऑप्शन में रख के आपसे प्रश्न बना के पूछ रहा है, तो आप ये पॉइंट याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपीग्राफी जो होता है वो शिलालेखों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शिलालेखों से संबंधित। तो शिलालेखों का अध्ययन जो कहलाता है वो एपीग्राफी कहलाता है। एक्चुअली शिलालेख में होता क्या है कि देखिए, जो चट्टान, पुराने चट्टान, स्तंभ, पत्थर या स्लैब या तांबे की प्लेट, ऐसे प्लेटों पे कुछ पूरा लेख लिखे रहते थे। पूरा लेख, देखिए एपीग्राफी का अर्थ ही है पूरा लेख, पूरा लेख, पूरा लेख, ठीक। तो जो पूरा लेख, जैसे अशोक का स्तंभ हुआ, पुलकेशिन द्वितीय का स्तंभ हुआ, एहोल अभिलेख हुआ, इलाहाबाद का स्तंभ हुआ, तो ये सब जो अभिलेख हैं, इन पे एक भाषा लिखी होती थी जिसको वर्तमान समय में पढ़ने और समझने के लिए एपिग्राफी यूज किया गया, और इसे ही कहा गया शिलालेखों का अध्ययन करना। तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन करना। तो देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ बी में दिया हुआ है, शिलालेखों का अध्ययन करना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन करना। देखिए कंकालों का अध्ययन, तो कंकालों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंकालों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। कंकालों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मानचित्र का अध्ययन। तो मानचित्र का अध्ययन जो है कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी, शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ शिलालेख हैं, इन्हें पूरा लेख भी कहा जाता था, पूरा लेख। ये कुछ शिलालेख के चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। ये एमपी का शिलालेख है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए मानव कोशिकाएं, मानव सेल्स में ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज टूट के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो पूछ रहा है कि करते हैं तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, विघटित होता है तो ऑक्सीजन लेता है वो। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और ऑक्सीजन O2 इसका सिंबल होता है, और सिलेंडर का जो कलर होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कलर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ये भी याद रखिए। ऑक्सीजन से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, आपको याद रखना होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, ठीक। एक रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन का उपयोग अमोनिया नाइट्राइड और कैल्शियम साइनाइड बनाने में भी उपयोग किया जाता है। और इसका एटॉमिक वेट जो होता है 15 होता है। इसका एटॉमिक वेट 15 होता है, 8, 15। नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार इसका 14 होता है, ठीक। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में 21% है। नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन का निर्माण डैनियल रदरफोर्ड ने किया था, और नाइट्रोजन की सहायता से नाइट्रिक अम्ल, उर्वरक, TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और नाइट्रोग्लिसरीन भी बनाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में देखते हैं निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है। देखिए एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा ऑप्शन एक बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है एक घूमता हुआ पहिया, गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिशील पत्थर, गतिशील पत्थर गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का।
गतिज ऊर्जा का, और एक उठा हुआ हथौड़ा संचित ऊर्जा का, और स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन बी देखिए, बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो देखिए इसमें एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तो बंदूक की चलती हुई गोली, न्यूटन के थर्ड लॉ से बंदूक की चलती हुई गोली क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए यह अधिक काम करेगा। देखिए बंदूक की एक चलती हुई गोली, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बंदूक में न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, बंदूक में न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, तीसरा नियम। तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। कह रहा है कि कार्य में ऑप्शन है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। अच्छा, ये सवाल अदिश और सदिश से संबंधित है। देखिए कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। सही बात है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, केवल इसमें रिजल्टेंट यानी परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो यही ऑप्शन देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्य की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। देखिए अदिश राशियां जो होती हैं, अदिश, कई बार मैंने इसको समझाया है। अदिश, अदिश, अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, क्या, दिशा नहीं। जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसमें दिशा नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं, अदिश राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, जिनमें दिशा नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं, देखिए कार्य है, कार्य है, समय है, समय है, दूरी है, दूरी है, धारा है, द्रव्यमान है। इन सबों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है इनका, केवल रिजल्टेंट होता है। कभी हम ये नहीं कहते हैं कि द्रव्यमान 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ऐसा नहीं होता। द्रव्यमान होता है 5 kg, केवल 5 kg है तो kg है। या धारा, करंट है तो कोई 5 एम्पियर करंट है, तो इसमें केवल 5 एम्पियर करंट है, कोई दिशा नहीं है। जैसे दूरी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में दूरी तो है नहीं, केवल किलोमीटर तो किसी भी दिशा में हो सकता है, तो कोई दूरी नहीं है। समय 5 घंटा, इसी तरह ये देखिए ये सब के सब अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल में था कि कार्य में कोई दिशा नहीं होती। देखिए कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, और ना ही केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। और देखिए अदिश राशियां, अब सदिश राशियों की बात करते हैं। सदिश राशियां, सदिश यानी हैं, क्या है, दिशा है। तो जिसमें दिशा होती है और परिमाण होता है, दिशा और परिमाण, परिमाण दोनों होता है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बल हो गया, त्वरण हो गया, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, ठीक, विस्थापन, विस्थापन, ये सब के सब जो हैं सदिश राशियां हैं। ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। सिंपल से इतना ही तो याद रखना है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वे सदिश राशियां कहलाती हैं, जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, सही उत्तर हो जाएगा क्या इसका, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक, देखिए ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा में एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जो अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सवाल इस पर लगाते आ रहे हैं, वो यही है स्थितिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं,
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए हमने बात की थी अभी ऊर्जा की, आपका कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपका यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सही उत्तर हो जाएगा सी। सवाल में कह रहा था कि कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है, लेकिन कार्य क्या कहलाता है? तो कार्य जो होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य करते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य करते हैं। तो W बराबर होता है F इंटू एस, यही फॉर्मूला बन जाता है W बराबर FS कॉस थीटा। ठीक, एंगल जब होता है तब, तो ये कार्य का हो गया फॉर्मूला W बराबर FS कॉस थीटा। ये एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि। अभी मैंने पहले भी बताया है थोड़ी देर कि कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। FS कार्य की बात हो गई। अब देखते हैं दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हो गया। जब किसी भी एरिया का क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो उस पर दाब घटता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसीलिए देखिए प्रेशर को कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, क्योंकि बल तो स्थिर होता है, तो क्षेत्रफल को कम बढ़ाकर दाब को कम किया जाता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। हमने यहाँ दाब के बारे में समझ लिया, बल के बारे में समझ लिया, ऊर्जा के बारे में समझ लिया, कार्य के बारे में समझ लिया। आइए देखते हैं, एक छोटी सी बात और रह गई, मैं बताना भूल गया। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा को न तो स्थान घेरती है और न इसे देखा जा सकता है, ऊर्जा केवल महसूस की जा सकती है। ठीक है, ये एनटीपीसी में एक बार पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ऊर्जा को न तो देखा जा सकता है और ना ही ऊर्जा स्थान घेरती है, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। अर्घ जो होता है अर्घ जो होता है सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। क्या सीजीएस मात्रक क्या है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। 10⁷ अर्घ। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए यहाँ पे बायल का नियम, गैलुसॉक का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम। आइए एक एक करके चारों नियम को समझते हैं। बायल्स का नियम, देखिए यहाँ पे बायल्स का नियम कहता है, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी परिभाषा से अगर निकल जा रहा है कि स्थिर तापमान पर, यानी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो फॉर्मूला निकल जाएगा V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा V1 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू P2/P1 जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये है बायल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम कहता है, चार्ल्स का नियम कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। इसी अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है समानुपाती। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कैसे अलग अलग होते हैं। तो हम आज ये क्लियर करते हैं। देखिए, समानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती कहिए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए। समानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती कहिए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए। ठीक, ये तीनों बातें एक ही हैं। व्युत्क्रमानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों एक बात है। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब? जब
प्रेशर कांस्टेंट हो, P इक्वल टू दाब, प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2। अब आता है तीसरा नियम गैलुसॉक का। तो गैलुसॉक का कहता है नियम कि जब आयतन स्थिर हो, आयतन को कांस्टेंट कर देते हैं, आयतन कांस्टेंट हो, तब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आयतन कांस्टेंट हो तो यहाँ पे देखिए P1 बटे P2 इक्वल टू T1 बटे T2, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है P1 बटे, तो ये याद रखिए, ये तीनों बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसॉक लॉ। देखिए तीनों को हमने अलग अलग तो समझ लिया, परंतु याद करने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको एक आसान से तरीके से, एक ट्रिक से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि बॉयल का नियम कहता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी जब प्रेशर को बढ़ाकर वॉल्यूम, आयतन को कम किया जा सकता है, तो ये वायल्स ने कहा था, और चार्ल्स ने क्या कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो V आयतन को बढ़ाकर टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। और गैलुसॉक ने कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर को आयतन को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी एक फिक्स आयतन ले लिया जाए, तो टेम्परेचर को बढ़ाकर प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। तो ये गैलुसॉक के ही नियम पर प्रेशर कुकर काम करता है, देखिए प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाकर नीचे से ताप देते हैं, और आयतन फिक्स रहता है, उसका एक निश्चित आयतन 2 किलो का, 4 किलो का एक फिक्स कंटेनर रहता है। तो उसमें टेम्परेचर को बढ़ाकर, हम प्रेशर बढ़ाकर और खाना को जल्दी पका लेते हैं। तो ये जो बर्तन है प्रेशर कुकर, ये गैलुसॉक के नियम पे काम करता है। तो चलिए हम इन सभी नियमों को एक छोटे से ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, PVT BCG। क्या याद रखनी है? PVT BCG। ये अगर आप याद रख लिए तो सारा का सारा नियम आपको याद रख लेंगे। तो देखिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए PVT BCG आपको याद क्या रखना है? PVT BCG। फिर भी अगर याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद रखिए, PVT BCG प्राइवेट लिमिटेड और BCG का टिका लगता है, PVT BCG। जब भी गैसीय नियम बात आएगी तो PVT BCG याद रखेंगे, तो आप तीनों नियम को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कैसे, हम एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं यहाँ पे। देखिए P, इसको कैसे लिखना है? देखिए P, मैं जैसे दिख रहा हूँ वैसे ध्यान से देखिए, PVT और BCG, ऐसे आप एक चार्ट में लिख लीजिए PVT BCG, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PVT BCG लिख लिया। इसके बाद क्या करना है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को तीनों कॉर्नर पे लिख लेना है, ठीक। और उसके बाद सीक्वेंस में ही पहले वायल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर गैलुसॉक लॉ, BCG। देखिए जो इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, P और V के बीच में, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कंपेयर करते हैं, तो टेम्परेचर दूर है, तो जो दूर होगा वो कांस्टेंट कर देंगे। तो टेम्परेचर क्या हुआ? कांस्टेंट। और इनके बीच टेम्परेचर नहीं है तो जो समीकरण होगा वो उल्टा होगा। टेम्परेचर ऐसे याद रखने के लिए हम बस बता रहे हैं, जो टेम्परेचर नहीं है तो जो समीकरण होगा वो उल्टा होगा, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, और इसी से जो समीकरण बनेगा P1 बटे P2 इक्वल टू V2 बटे V1। देखिए टेम्परेचर यहाँ नहीं है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको ही हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। देखिए बीच में बी लिख दिया गया है, तो बॉयल्स लॉ, कहता है, यहाँ से आप ध्यान से समझिए, बी, P और V के बीच में रिलेशन है तो बॉयल्स लॉ, P और V के बीच में रिलेशन है, P और V के बीच में, इस ट्रायंगल से याद रखिएगा कि P और V के बीच में रिलेशन है तो बॉयल्स लॉ होगा, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर दूर है यानी कांस्टेंट है, तो समीकरण जो होगा वो उल्टा होगा, ठीक है। और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेशर दूर है,
प्रेशर दूर है तो प्रेशर क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया प्रेशर, ठीक। और P और V और T के बीच में रिलेशन है तो चार्ल्स लॉ है। क्या है, P और V और T के बीच में रिलेशन है तो चार्ल्स लॉ है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T है। तो यहाँ जब टेम्परेचर होगा तो सीधा होगा इक्वेशन, तो V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2, और प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ। तो ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, चार्ल्स लॉ, इसको कहते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, ठीक, चार्ल्स लॉ। और देखिए तीसरा, देखिए टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर है तो इक्वेशन जो होगा वो सीधा होगा, P1 बटे P2 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू T1 बटे T2 बटे T2। यहाँ टेम्परेचर है तो सीधा होगा, और यहाँ क्या कांस्टेंट होगा, देखिए वॉल्यूम दूर है, प्रेशर और टेम्परेचर से क्या है, वॉल्यूम दूर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा जो कांस्टेंट होगा, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है P1 बटे P2 इक्वल टू T1 बटे T2। एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये तरीका इससे याद हो जाएगा, और इसे आप तीनों का, चार्ल्स लॉ चाहे बायल्स लॉ चाहे गैलोसॉक लॉ, तीनों को अच्छे से याद रख सकते हैं। जो दूर है उसको कांस्टेंट करिए, और बाकी दो के बीच में रिलेशन देखिए, और जिस हिसाब से हमने PVT BCG को बैठाया हुआ इस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को देखिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर, आपको तीनों का तीनों 100% याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।